वेलकम टू के अकेडमी। पार्ट नंबर 8, पादप में जनन। अपनी वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जनन की विधियाँ। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने वसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, इनमें जनन 2 प्रकार से होता है: अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीज के ही नए पादप को उत्पन्न कर देते हैं। जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। पहली यह समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उससे कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती है कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। कायिक प्रवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों में होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्रियाकलाप 8.1। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। चित्र 8.1। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ मूल के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने परीक्षण को नोट कीजिए। यह है पर्व संधि। अक्ष से जुड़ी कलियां। आपने पुष्प कलियों से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के परसंधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलियां मुकुल होती हैं। ये कलिकाएं पुरोहों अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं।
कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलियाँ भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। क्रियाकलाप 8.2। एक ताज़ा आलू लीजिए। आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छद्म चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिका या कलियां दिखाई दे सकती हैं। छद्म चिन्ह को आँख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। चित्र 8.3। ये अदरक है। अदरक का एक टुकड़ा जिसमें से पादप अंकुरित हो रहे हैं। ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। चित्र 8.4। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया यानी कि डहेलिया। ब्रायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं, ये नए पादप हैं। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप अलग विलगन हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलगन भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। वो जो जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होती है क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता इनकी जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणामस्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। मुकुलन आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि यीस्ट एक कोशिक जीव हैं। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। क्रियाकलाप 8.3 शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए बेकरी से यीस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की 1 बूंद कांच की स्लाइड पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। यीस्ट कोशिकाएं विकसित होकर मुकुलन, नवीन मुकुलन श्रृंखला। यीस्ट से मुकुलन द्वारा जनन। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रम से वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलक
विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिसमें एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। खंडन अपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपकी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेज़ी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। चित्र 8.6 यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। बीजाणु निर्माण। ये है स्पाइरोगाइरा एक शैवाल में खंडन। बीजाणु निर्माण अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। चित्र 8.7 बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षा कवच आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होते हैं। चित्र 8.8 फर्न में बीजाणुधानी पुंज। बीजाणु उत्कर्षण करने वाले क्षेत्र। कवक में बीजाणुओं द्वारा जनन। ये बीजाणु हैं। बीजाणुधानी कवक जाल। लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जननांग होते हैं। पुंकेसर नर मादा जननांग और स्त्रीकेसर मादा जननांग हैं। चित्र 8.9 क्रियाकलाप 8.4 सरसों गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसमें जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्रीकेसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों हुए होते हैं ये द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एकलिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनियों के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। परागकण ये पुंकेसर है। पुतंतुए परागकोश है। स्त्रीकेसर ये बीजांड है, अंडाशय है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र। क्या पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? चित्र 8.9 परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक को बनाते हैं।
स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक और अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। चित्र 8.9b। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। वो जो जानना चाहता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। परागकण सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों को परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागकण कहते हैं। चित्र 8.10 स्वपरागकण, वर्तिकाग्र, परागकण, परागकोश, वर्तिकाग्र, परपरागकण। So, how do you think about Chandra? पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागकण कहते हैं। 8.10 A और B। निषेचन नर अथवा मादा युग्मकों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। चित्र 8.11 युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। निषेचन युग्मनज निर्माण अंडकोशिका युग्मनज निर्माण परागनलिका अंकुरित होता परागकण फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाते हैं जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। चित्र 8.12 A और B। ये रसीले हैं, ये कठोर हैं। बीज प्रकरण Hello, I am fine and you? प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते I हैं। am a great manager and student. ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा क्षेत्र या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई देते होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि बीज अपनी वस्तुओं पर कैसे चिपक जाते हैं? आपके वस्त्रों पर कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उगाएं। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के
नए उगे पौधों के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीज के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के जल, प्रकाश, जल और खनिज के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक MSc in mathematics. क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। सहजन, ड्रमस्टिक और द्विफलन मैपलिंग के बीज पंख। प्रकृति में पादपों के फल और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन, ड्रमस्टिक द्वारा द्विफल मैपिल जैसे पादपों के पंख युक्त बीज चित्र 8.13 A और B। घासों के हल्के बीज अथवा आक, मदार के रोमयुक्त बीजों और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। चित्र 8.14 A और B। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतु में होते हैं ताकि वे जल में पूर्ण तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल के कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है, जिसमें बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इनके उदाहरण यूरेना और जैंथियम। चित्र 8.15 जैंथियम। चित्र 8.14 सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और मदार आक का रोमयुक्त फल। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज एक जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बाल्सम के पादप में ऐसा ही होता है। प्रमुख शब्द अलैंगिक जनन, मुकुलन, भ्रूण प्रकीर्णन, निषेचन, खंडन, युग्मक, बीजांड, परागकण, लैंगिक जनक, बीजाणुधानी, परागकोश, कायिक प्रवर्धन, युग्मज, परागकण, स्त्रीकेसर, पुंकेसर। आपने क्या सीखा? आप सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है। एकलिंगी पुष्प में या तो नर या मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन दोनों ही होते हैं। नर युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं।
किसी पुष्प के परागकण से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। परपरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार से एक दूसरे से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। परागकण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। पादप में जनन फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड में बीज में विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन पहला एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने, थर्ड है नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। Thank you for watching this video. Please do like, comment, share and subscribe this YouTube channel.